नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। मॉडर्न इंडिया में हमारा लेक्चर चल रहा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूरोपीय कंट्रियां किस तरीके से भारत आई थी। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि यूरोपीय कंट्री में कौन सा ऐसा देश था जो भारत आने के लिए सबसे पहली बार भारत आया था। वो था पोर्तुगीज अर्थात पुर्तगाल। ठीक है ना। तो पोर्तुगीज के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें, लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था, छूट गया था। एक्चुअली यूरोपियन के भारत आने का कारण दो था। पहला तो एक व्यापारिक कारण था ही था, और दूसरा कारण ये था कि तुर्कों और अरबों के एकाधिकार से जो मुस्लिम का राइज ऑफ मुस्लिम हो रखा था, मुस्लिम का जो उत्थान हो रखा था, तो वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा जगह मिले जहां पर हम ईसाइयत का प्रचार कर सकें। तो एक उनका व्यापार तो था ही था, और दूसरा एक हिडन उनका कारण आने का, दूसरे एशियाई देशों या पूर्व के देशों को खोजने का दूसरा कारण था, रिलीजियस कारण भी था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखा है। अगर कोई नहीं देखे तो आप काइंडली जाइए और एडवेंट ऑफ यूरोपियन पार्ट 1 को देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन में पोर्तुगीज के बारे में, क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि पुर्तगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था। ठीक है ना। पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, फिर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कार्टेज सिस्टम क्या था, ये सारा का सारा सिस्टम हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसे हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ों को आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप जैसा कि जानते भी हैं, सबसे पहला देश था पोर्तुगीज जिसने भारत की समुद्री रास्ते से खोज की। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, पुर्तगाली भारत आना क्यों चाहते थे। तो हमने पहले भी बताया था कि इनके आने का दो रीजन था। आने का क्या क्या रीजन था? दो रीजन। एक इकोनॉमिकल रीजन था कि ट्रेड, चलिए यहाँ आएंगे, ट्रेड करेंगे। आपको पता ही कि वास्को डी गामा 1498 में आया। ठीक है, और यहाँ से जब वापस गया तो उसे पूरा खर्च, रास्ते का खर्च हटा करके 60 टाइम्स, 60 गुना उसे फ़ायदा, मुनाफा मिला। अब इसका ये मुनाफा देख करके बाकी पुर्तगाली लोग भी सोचे कि हम आए, और दोबारा 1500 ईस्वी में कैम्ब्रेल, जिसने ब्राज़ील की खोज की, याद रखिएगा, कैम्ब्रेल, जिस तरीके से वास्को डी गामा भारत का खोज किया, उसी तरीके से कैम्ब्रेल ने ब्राज़ील का खोज किया था। तो कैम्ब्रेल के अभियान में एक 1500 ईस्वी में दोबारा दल आया। ठीक है, यहाँ पर भारत में ट्रेड के लिए, और उसके बाद दोबारा फिर वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा आया। इस तरीके से बताया जाता है कि 3 बार वास्को डी गामा आ चुका है भारत में ट्रेड के लिए। यहाँ आए, फ़ायदा कमाए और चले गए लोग। तो सबसे पहला रीजन तो इकोनॉमिकल, जो ट्रेड करना था, और दूसरा इनका हिडन रीजन, जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया, रिलीजियस रीजन था। क्योंकि उस समय ये जो आपने देखा था, ये आपका ये जो मैप था, ठीक है ना, यहाँ वाला जो यूरोप का ये वाला इलाका था, यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हो गया था। ये यूरोप का ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था, तो तुर्क के आक्रमण के कारण और अरबों के कारण मुस्लिम का जो डोमिनेंट हो रखा था, तो वो सोचे कि कोई एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ हम अपने रिलीजन को फैला सके। तो दो रीजन था उनका, इकोनॉमिकल और रिलीजियस। ठीक है, ये दोनों का दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो मंतव्य थे उनके यहाँ आने का। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, जब वो भारत आए, जिस समय भी वास्को डी गामा जिस समय आया, शुरू में तो जमोरिन यहाँ पे कालीकट के बंदरगाह पे पहुँचा, तो शुरू में जमोरिन तो बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, हाथ जोड़कर स्वागत किया। लेकिन अब एक चीज़ आप समझिए, ऑलरेडी भारत में अरब और तुर्क लोग यहाँ पे व्यापार करते थे। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे जिनेवा, ये सब मिस्र, ये सब की कंट्री जो थी, वो यहाँ पर ऑलरेडी डोमिनेट कर चुकी थी भारत के व्यापार क्षेत्र में। अब यहाँ पर पुर्तगाल के लोग आए, क्या ये किसी को बर्दाश्त होगा? कोई चाहेगा कि बाहरी शक्ति हमारे ट्रेड में हस्तक्षेप करे या हमारा मुनाफा वो कमा कर ले जाए? ये कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैश होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताते हैं, और पुनः ये जो आपका जमोरिन शासक था, वो वास्को डी गामा का क्या बन जाता है? रक्षक से भक्षक, अर्थात ये इसके अगेंस्ट में जाता है। अब वहाँ थोड़ी मुश्किल हालात, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अरब लोग थे, इजिप्ट के लोग थे,
उसके बाद मुस्लिम शासक तो बहुत सारे थे, जैसे गुजरात में महमूद बेगड़ा ये सब का शासन था। ठीक है, तो ये क्लैश धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। अब इसी दौरान जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है भाई, अब ईस्ट से हमारा व्यापार तो स्टार्ट हो गया, वास्को डी गामा ने उसका सूत्रपात कर दिया, बाद में प्रॉब्लम भी देखने को मिलने लगी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि तत्कालीन जिस समय वास्को डी गामा आया उस समय भारत की क्या स्थिति थी, इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये आप आगे समझेंगे, बाद में आप देखेंगे कि जिस भी देश का ये हिंद महासागर में, या आज भी आप इस चीज़ को समझिए कि जिस भी कंट्री का हिंद महासागर में वर्चस्व है वर्तमान समय में भी, वो कंट्री एशिया पर राज करता है। ये बात आप एकदम पूरा का पूरा समझिए। ये हमारा भारत का मैप हो गया और ये पूरा आप देखते हैं, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो जो भी कंट्री हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया वो एशिया पे राज करता है। ठीक है, तो तत्कालीन समय में भारत की क्या स्थिति थी इसको समझने की बात है। तो देखिए तत्कालीन समय में भारत जब 1498 में वास्को डी गामा आया, उस समय सल्तनत काल चल रहा था लोधी वंश का। उस समय क्या चल रहा था, आपको मध्यकालीन भारत याद होगा, तो उस समय लोधी डायनेस्टी चल रहा था 1498 में, क्योंकि मुगल तो 1526 में आए हैं। ठीक है, उस समय साम्राज्य बहुत ज़्यादा एकीकृत नहीं था, टूटा फूटा था, और कोई भी ऐसी भारतीय शक्ति नहीं थी जिसके पास में नौसैनिक मजबूत हो, या नौसैनिक पर उन्होंने कभी ध्यान दिया हो, या कोई भी उनके पास नौसेना से संबंधित कुछ चीज़ें हो, ऐसी चीज़ें थी ही नहीं। तो उनके लिए समुद्र पे कोई भी बाहरी यूरोपियन शक्ति के लिए समुद्र को कवर करना बहुत ही आसान था। हाँ, ये बात अलग है कि वो अंदर लैंड रूट में नहीं जा पाए, आप बाद में देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका भारत है, यहाँ पर कालीकट से स्टार्ट करता है, सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन में लगाता है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दे, हम कभी भी अगर यूरोपीय कंपनी के फैक्ट्री की बात करेंगे तो फैक्ट्री का मतलब आज के जैसा कल कारखाना नहीं, बल्कि फैक्ट्री का मतलब वो स्थान होता था, वो जगह होता था जहाँ उनके ऑफिसेज होते थे, जहाँ उनके रहने का जगह होता था, और जहाँ वो अपने गोदाम को शिफ्ट करते थे, अर्थात जहाँ वो सामान रखते थे व्यापार वाला। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती थी पहले की फैक्ट्री, ये आप ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री कह लें या कोठी कह लें, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना, या फोर्ट कह लें, ये सारी की सारी वैसी जगह है जहाँ पे वो लोग रहते थे, या जहाँ उनका दफ्तर था, या जहाँ उनका गोदाम था। ये चीज़ों को फैक्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहली फैक्ट्री अगर पुर्तगालियों द्वारा खोली गई, सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि पुर्तगाली का सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ खोला गया। तो सबसे पहला फैक्ट्री जो पुर्तगाली का खोला गया वो कोचीन में खोला गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कहाँ खोला गया था, सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब खोला गया था, 1503 ईस्वी में। बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ते गए, और 1510 ईस्वी में गोवा पे भी अधिकार कर लिया इन्होंने, 1510 ईस्वी में गोवा पे भी, और आगे बाद में आप देखेंगे कि गुजरात के शासक को भी 1509 ईस्वी में हरा दिया। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि एक कोस्टल एरिया में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। आपको एक मैप से और हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये इस मैप को आप देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया, ये यहाँ कालीकट ये वाला है, ये लास्ट में इस वाले पॉइंट पर ये शो नहीं कर रहा है, इसके नीचे है कोचीन। ठीक है, इसके नीचे, क्योंकि कालीकट में तो जमोरिन से इनका क्लैश हो गया था, जमोरिन इनके अगेंस्ट में, और वो अरब कहाँ बर्दाश्त करेंगे कि भाई कोई पुर्तगाली शक्ति आए और हमें डोमिनेट करे। तो इसलिए वो अरबों के बहकावे या जो भी कह लीजिए, उनके कारण पुर्तगालियों के अगेंस्ट हो गए। तो इस कारण पहली फैक्ट्री ये नीचे में कोचीन है, कोचीन में इन्होंने लगाया। कोचीन के बाद धीरे धीरे दूसरी फैक्ट्री इनकी थी वो कन्नौर में लगाई। ये देखिए, ये कन्नौर है, ये वाली देखे। तो पहली कोचीन, दूसरी कन्नौर, बाद में ये गोवा को कवर कर लिए। चौल का युद्ध हुआ था, ये देखिए, ये आपका चौल, या भी अब हम बताएंगे चौल के बारे में। ऊपर में गुजरात है, गुजरात को कवर कर लिया। तो इस तरीके से ये कोस्टल एरिया को कवर करने लगे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये अंदर जाएंगे तो अंदर जीत नहीं पाएंगे, ये इस चीज़ को जानते थे। और पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। यहाँ तक के कि आपको बता दें कि सम्राट अकबर, जिसे अशोक दी ग्रेट कहा जाता है, अशोक महान कहा जाता है, सॉरी अशोक नहीं, अकबर दी ग्रेट कहा जाता है, अकबर महान कहा जाता है, वो भी पुर्तगालियों को टैक्स देता था समुद्र में जहाज लाने और ले जाने के लिए।
इतना मान लीजिए कि ये कितना बड़ा भारत का शासक को भी टैक्स देना पड़ता था, तो आप इसी से समझ लीजिए कि पूरी मजबूत थी। ये सारी चीजें तो बाद में आई है। तो हम अभी देख रहे थे कि जब व्यापार बढ़ने लगा, जब सारा कुछ सेटल होने लगा, तो पुर्तगाली गवर्नमेंट गवर्नर अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मुख्य रूप से पुर्तगाल के 3 गवर्नर को पढ़ना है, आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से 3 गवर्नर को हमें कंट्रोल मतलब ध्यान में रखना है। सबसे पहला गवर्नर था अल्मीडा। सबसे पहला गवर्नर क्या था? अल्मीडा। इसका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। इतना याद रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ अल्मीडा याद रखिए। ठीक है, ये 1505 में आया, 1509 तक के। अब आप समझिए कि सरकार गवर्नर को क्यों भेजी होगी। इसलिए भेजी होगी कि जाओ भैया भारत में अपना सारा सिस्टम ओके करो और ये हिंद महासागर पे तुम पूरा कंट्रोल करो, ये पूरा हिंद महासागर तुम कंट्रोल करो। तो ये अल्मीडा साहब को सबसे पहला गवर्नर थे, इनको मुख्य रूप से हिंद महासागर, हिंद ओशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था। लेकिन आप समझिए पहली बार कोई आता है तो क्या ये संभव है वो कंट्रोल कर पाएगा? तो ये इनसे पूरा का पूरा संभव नहीं हो पाया। और जब ये यहाँ आए तो इनके क्लैशेज हुए। उस समय चूंकि अरब थे, तुर्क थे, गुजरात के शासक थे, तो बहुत सारे ये लोग शासक लोग थे। तो अब ये लोग पुर्तगालियों को देखना नहीं चाहते थे, फूटी आंख नहीं सुहाता था। तो क्या कर लिए कि अरब के लोग, मिस्र के लोग और यहाँ लोकल गुजरात के गवर्नर, गुजरात के जो शासक थे, ये तीनों आपस में एक गुट बना लिए और गुट बना करके इस पर इनके साथ लड़ाई हुई, अल्मीडा के साथ लड़ाई हुई, अर्थात पुर्तगालियों के साथ लड़ाई हुई 1508 ईस्वी में। कब हुआ लड़ाई? 1508। ये वर्चस्व की लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। अब से हम लोग जितने भी लड़ाइयाँ देखेंगे वो सिर्फ वर्चस्व कि भैया हम यहाँ व्यापार करें, हम करें, हम करें, हम करें। और बाद में अंग्रेजों की लड़ाई आप देखेंगे वो सत्ता स्थापित करने की लड़ाई थी। अभी ये लड़ाइयाँ व्यापार करने के लिए चल रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1508 ईस्वी में, ये 1505 में आया, 1508 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे चौल का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना, क्या? चौल का युद्ध। 4 दूना 8 होता है ना, तो 4 से चौल, चौल का युद्ध होता है। और वो युद्ध किसके किसके बीच होता है? पुर्तगाली वर्सेज गुजरात। एक तरफ पार्टी में रहता है गुजरात के शासक, प्लस इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट के शासक, और प्लस अरब। ये तीनों लोग वर्सेज पोर्टुगीज। अब ये तीनों लोग एक तरफ हैं, पुर्तगाली बाहर से आया है, तो आपको लगता है कि ये जीत पाएगा? ये हार गए। पुर्तगाली क्या किए? हार गए। और इसी दौरान आपको पता होना चाहिए, थोड़ा ऐसे ही है ध्यान के लिए, इसी दौरान अल्मीडा का बेटा मारा गया। अब आप समझिए, जिस बाप का बेटा मारा गया हो वो बाप कभी शांत बैठेगा? तो 1508 ईस्वी में यह हार गया। तुरंत 1509 ईस्वी में यह आक्रमण किया और तीनों की संयुक्त शक्ति को हरा दिया। बोला भैया जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम निकलो यहाँ से। और ये तीनों की संयुक्त शक्ति को इसने क्या किया? हरा दिया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि 1509 ईस्वी में या 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हुआ था। 1508 में चौल का युद्ध हुआ और दोबारा 1509 में आक्रमण किया और तीनों को हरा दिया, गुजरात, इजिप्ट और अरब के शासक को। तो उसमें गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। याद रखिएगा, कौन था? महमूद बेगड़ा। तो इसके बारे में एक बार फैक्ट देख लेते हैं। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ओशन, हिंद ओशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पूरा तरीके से हो नहीं पाया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ध्यान रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा ओरिजिनेटेड था? अल्मीडा के द्वारा। इसका क्या काम था? इसको हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। मतलब हिंद महासागर पर ये वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। बाद में हम लोग देखेंगे कार्टेज, पूरा का पूरा ये हिंद महासागर को किया और एक कार्टेज सिस्टम लाया था। उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पुर्तगालियों द्वारा एक कार्टेज सिस्टम लाया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है? अल्मीडा से है। उसके बाद अरब, तुर्क और गुजरात के शासक मोहम्मद बेगड़ा, ये तीनों मिलकर के हराए थे 1508 ईस्वी में। और दोबारा 1509 ईस्वी में दीव बार हुआ है। इसको क्या कहते हैं? दीव बार। इस दीव बार में ये जीत गया। दोबारा क्या हुआ? अपने हार का बदला ले लिया और जीत गया। और इस तरीके से ये अल्मीडा साहब की कहानी हो जाती है, 1509 में ख़त्म हो जाती है। अब अल्मीडा साहब को भेजा गया था यहाँ स्थापना, साम्राज्य स्थापना करने के लिए, अपना अधिकार जमा करने के लिए। ये पूरा का पूरा नहीं कर पाए। फिर भेजा गया अल्बुकर्क को। किसको भेजा गया? अल्बुकर्क। इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्बुकर्क याद रखिए।
अल्बुकर्क 1509 में आया और 1515 तक रहा गया। इस व्यक्ति को, यह दूसरा गवर्नर जनरल था, लेकिन इसको रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्तियों का भारत में। एक तो जैसे आप कई बार सुने होंगे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। वास्तविक संस्था जैसे मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक क्या होता है कि जिस उद्देश्य के लिए कोई यहाँ आता है, वो अगर उद्देश्य पूरा करने में सक्षम हो गया या उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ा, तो उसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो अल्मीडा साहब आए, लेकिन ये तो काम नहीं कर पाए ज़्यादा का ज़्यादा, ठीक है ना। अल्बुकर्क आया, ये बहुत काम किया, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अल्मीडा जो आया, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले लिया। और पहली बार, आप ध्यान रखिएगा, पहली बार 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में पहला भारत का कोई एक ऐसा प्रदेश था जो पुर्तगालियों द्वारा जीता गया, पहली बार। और वो कौन सा प्रदेश था? गोवा। वो कौन सा प्रदेश था? गोवा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो पहली बार गोवा प्रदेश था जिसको भारतीय साम्राज्य द्वारा छीना गया। और ये 1510 से, ये किससे छीना गया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो बीजापुर के शासक से। बीजापुर के शासक को हरा करके ये गोवा छीना गया था। उस समय बीजापुर का शासक था अहमद आदिल शाह। कौन था? अहमद आदिल शाह। तो ये 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। बोला चलो ठीक है भाई, गोवा तो छीन लिया। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, इसको ध्यान रखिए। और ये इंडिया का मैप के बाद ये आप यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जा करके ये देखिए, ये इधर फारस ये आती है, हॉर्मुज स्टेट आता है, ये आपका रेड सी आता है, और ये इधर से ये अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये हिंद महासागर का 3 ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ पे ये ऐसे आगे आगे बढ़ गया। आप मैप, इसको थोड़ा मैप आप खोल लीजिए और मैप में देखिए, ये ऐसे करके इधर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, मलक्का स्टेट बोलते हैं इसे। इधर ये हॉर्मुज हो गया, ये वाला पार्ट हॉर्मुज का, ये हो गया मलक्का, और ये हो गया इंडिया का। इंडिया का तो ऑलरेडी अधिकार कर चुका था। हिंद महासागर पे कंट्रोल करना है तो इस 3 ट्रांजिट पॉइंट पर, क्योंकि कोई भी सामान ईस्ट से अगर वेस्ट जाएगा तो यहाँ पे, रुकिए कलर मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, कोई भी सामान ईस्ट से अगर वेस्ट जाना है तो इधर ये साउथ चाइना सी ऊपर में हो जाएगा, ये चाइना इधर हो जाएगा, जापान ये सब हो जाएगा। तो इधर से अगर कोई भी सामान जाना है तो ये स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए हिंद महासागर में आएगा, और यहाँ भारत होते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीलंका के बीच में पाक जल मरुमध्य, क्या बोलते हैं उसको, डमरू मध्य, ये यहाँ होते हुए ये केरला आता है। और यहाँ के बाद फिर ये या तो रेड सी में चला जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए फिर ये इधर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में जाता था। ये इसका सी रूट था पहले, ध्यान रखिए, ये क्या था? सी रूट था, ठीक है। अब किसी को अगर हिंद महासागर कंट्रोल करना है तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अपनी चौकी, अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा। अल्बुकर्क जो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा व्यवस्था कर लिया, आपको पता है 1510 में गोवा जीत लिया, ठीक है। 1511 ईस्वी में स्टेट ऑफ मलक्का इस पर अधिकार कर लिया, और 1515 ईस्वी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस पर अधिकार कर लिया। अब पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन है वो पुर्तगालियों के अंडर कंट्रोल आ गया। समझ में आ गई बातें? तो आप देख रहे हैं, जो अल्मीडा कुछ नहीं कर पाया, शुरू में बार भी हार गया, चलो बाद में जीत गया अलग बात है, लेकिन ये अल्बुकर्क आने के बाद सबसे पहला गोवा छीन लिया। ये यहाँ पर एक गोवा बीच में पड़ता है लगभग, ठीक है। अब एक गोवा पर अधिकार हो जाने से ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं गुजरात को, और नीचे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया है पूरा का पूरा। अल्बुकर्क के समय एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो वास्तविक संस्थापक टाइप के लोग या ज़्यादा ताकतवर टाइप के लोग होते हैं वो अपना राजधानी जरूर बनाते हैं। तो अल्बुकर्क राजधानी अपना कहाँ बनाया? कोचीन को। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। कोचीन को कहाँ बनाया? कोचीन को अपना अधिकारी राजधानी बनाया, और कोचीन में ही पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। गोवा जीत लिया 1510 में अहमद आदिल शाह से। तो ये इसका विजय हुआ,
और इस कारण इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। और भी कारण है, अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में पुर्तगाली जो साम्राज्य स्थापित हो वो दोबारा कभी खत्म ना हो, दोबारा कभी खत्म ना हो। इसके लिए उसने एक नीति निकाली, एक पॉलिसी निकाली, और वो क्या किया कि पुर्तगाली युवकों को, पुर्तगाली जो मेल मेंबर होते थे उसको बोला कि भाई तुम भारतीय महिलाओं से विवाह करो, भारतीय महिलाओं से विवाह करो और यहीं पर अपना क्या बोलते हैं वंश पैदा करो और यहीं रहो और पूरा भारत को ईसाई में और पूरा भारत को पुर्तगाल बनाओ। ये इसकी पूरी की पूरी पॉलिसी थी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था पुर्तगाली जिसने हिंदू भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, तो वो कौन था? अल्बुकर्क था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पॉइंट देख लिया। चलिए अब अगला जो शासक आता है हमारा, ये तो हमने देख लिया कि गोवा पर कब्जा हो गया, उसी समय आपका मलक्का पे कब्जा हो गया, हॉर्मुज पे कब्जा हो गया, हर जगह ये कब्जा कर लिए। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा ये गवर्नर आता है वो नीनो डी कुन्हा। इसका नाम क्या है? नीनो डी कुन्हा, ये ध्यान रखिएगा, नीनो डी कुन्हा। ये आता है 1529 में। इसके बीच भी आए होंगे लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीनो डी कुन्हा सबसे ज़्यादा, अगर ये तीनों गवर्नर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्बुकर्क इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका अल्मीडा क्योंकि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है, और ये नीनो डी कुन्हा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए 1510 में गोवा को जीत तो लिया लेकिन राजधानी इसको नहीं बनाया गया। गोवा राजधानी बनाया गया है 1530 ईस्वी में। वो कौन बनाया? तो कुन्हा ने। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और चीज़ बताते हैं आपको। गुजरात में उस समय, गुजरात का जो शासक था उस समय का, कुन्हा के समय, उसकी हुमायूं से चलती थी झंझट। उस समय हुमायूं का शासन था, आपको पता है 1530 के 29 में बाबर हार गया था, 29 या 30 में शायद मारा गया था। उसके बाद हुमायूं का शासन चलता है। तो हुमायूं से इसका पंगा चलता है। किसका? गुजरात के शासक का। तो वो क्या करता है गुजरात का शासक कि नीनो डी कुन्हा के साथ में थोड़ा सा समझौता करता है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन बस ऐसे ही जान लीजिए। थोड़ा सा वो उससे समझौता करता है, बोलता है कि भाई मुगल शासक जब हम पर आक्रमण करेगा तो आप हमें मदद देना। और इस चक्कर में ये पुर्तगालियों को 1534 ईस्वी में बसीन का द्वीप भी दे दिया। बोला कि भाई लो, ये बसीन द्वीप आपका हो गया, ये दे दिया। बाद में हुमायूं चला गया। फिर नीनो डी कुन्हा साहब क्या करते हैं, इसको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। बोलते हैं भाई आ जाओ मीटिंग करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, गुजरात के बादशाह, गुजरात के जो शासक थे उसके साथ बोले कि भाई आ जाओ थोड़ा हम मीटिंग करते हैं आपके साथ। वो मीटिंग करने के लिए आया और समुद्र में ही जहाज पर मीटिंग होनी थी। ये ध्यान रखें, जहाज पर मीटिंग होनी थी और जहाज पर मीटिंग करते समय ही गुजरात के शासक को कुन्हा साहब जो हैं वो मार देते हैं। साहब कहो या जो भी कहो, वो इसको मार देते हैं। गुजरात का शासक कौन होता है? बहादुर शाह। कई एग्जाम में पूछा गया है कि मीटिंग के दौरान या बातचीत के दौरान, ठीक है ना, गुजरात का कौन सा वो शासक था जिसे पुर्तगाली गवर्नर कुन्हा ने मार दिया था? तो बहादुर शाह गुजरात का शासक था जिसे मीटिंग के दौरान ही कुन्हा के द्वारा मार दिया गया था। तो ये भी इसकी एक घटना थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों से ये हमारा गवर्नर जनरल का पूरा सिस्टम ओके हो गया, खत्म हो गया। यही हमारा गवर्नर जनरल का मेन पॉइंट यही है। बाकी आप किताब पढ़ लीजिएगा, कुछ एक पॉइंट अगर अलग लगे तो अलग बात है, पर मेरे हिसाब से पूरी की पूरी कहानी यही है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे हमने बताया था कि एक कार्टेज सिस्टम, इसका कार्टेज सिस्टम का पूरा नाम था यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको, कार्टेज आर्माडा काफिले सिस्टम। इसको पूरा का पूरा कहते थे कार्टेज आर्माडा काफिले सिस्टम। इसका मतलब था, कार्टेज का मतलब होता था एक परमिशन कि आप हिंद महासागर में अगर समुद्री यात्रा या कोई भी व्यापार करते हैं तो आपको हमसे परमिशन लेना होगा। कहाँ? तो गोवा के गवर्नर से। गोवा उस समय राजधानी बन गई थी, तो गोवा के गवर्नर से आपको परमिशन लेना होगा। तो ये हो गया कार्टेज। कार्टेज जस्ट एक लाइसेंस था। आर्मिडा का मतलब आर्मी की टुकड़ी, सैनिक की टुकड़ी रहती थी जो उस
जो शिप, कोई भी मान ले कि मेरा शिप है, मेरा शिप यहाँ से निकला, अगर हम परमिशन लिए तो ये सुरक्षित हमको हिंद महासागर पास करवाने की जिम्मेवारी लेता था वो, नहीं तो मेरा जहाज लूट लिया जाएगा। और एक काफिले, मतलब वो जो हमारा काफिला निकला वो, तो ये पूरा का पूरा कार्टेज आर्मेडा काफिले सिस्टम में। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पुर्तगालियों का कार्टेज सिस्टम क्या है, तो पुर्तगालियों का कार्टेज सिस्टम हिंद महासागर में एक व्यापारियों को लाइसेंस देने का सिस्टम था, परमिट देने का सिस्टम था। ठीक है, ये चीज़ों को समझ गए। एक चीज़ और बता दें, पुर्तगाली को सबसे पहले किसी भी यूरोपियन शक्ति पे अगर कोई भारत का शासक था, वो विजय प्राप्त किया था, वो मराठा था। ये ध्यान रखिएगा, क्या था? मराठा। 1739 ईस्वी में, अभी तो हम लोग 1600 की बात करें ना, 18वीं शताब्दी में, यह ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ऐसे मराठा में हम लोग को पढ़ना है, पर इसमें भी बता दें 1739 ईस्वी में बाजीराव शासक थे उस समय, बालाजी, वही बाजीराव मस्तानी वाली कहानी, वो शासक थे, और उन्होंने पुर्तगालियों पर आक्रमण करके उसे हराया और सालसेट और बसीन द्वीप पर कब्जा कर लिया था। यह ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय शासक या पहला भारतीय शक्ति जो पुर्तगालियों को हराया वो था मराठा शक्ति। ठीक है, ये इतना चीज आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। पुर्तगालियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पुर्तगाली रहा है, आप हमेशा हमारे समाज में भी दहेज का सिस्टम चलता है, तो आपको पता है ना। तो उस समय भी दहेज का, ऐसा नहीं कि भारत और बिहार में ही ऐसा चलता है, बल्कि ये देश के हर एक, वर्ल्ड के हर एक जगह पर दहेज का सिस्टम है। अब आप देखिए 17वीं शताब्दी, 1630 के दशक में 20 या 22 के आसपास में शादी हुई थी, उस समय दिया गया था। ठीक है ना, तो 20 या 22 के आसपास में शादी हुई थी, और 1661 में मुंबई को, जैसे देखिए ये आपका, ये देख लीजिए भारत का मैप हो गया, यहीं पे ना मुंबई है, ये गुजरात इधर बढ़ गया ऐसे, ये यहाँ पे ये मुंबई का पार्ट है ये वाला। यहाँ पे मुंबई क्या किया गया कि उस समय पुर्तगालियों के अंडर कंट्रोल था। तो पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन, राजकुमार कैथरीन, उनका जो इंग्लिश ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के राजकुमार के साथ उनकी शादी हो गई। अब भैया उनकी शादी हो गई तो मैके से कुछ ना कुछ दहेज तो मिलना चाहिए ना। तो बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी आ गए हम भी आ गए, भारत में दोनों मिल मिल के बात कर, आपस में व्यापार करेंगे, ससुर दामाद दोनों मिल के करेंगे। आप एक काम करो, बम्बई का जो द्वीप है ना आप ले लो, आप अपने हिसाब से काम करो, जो करना है करो। तो ये ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो बम्बई है वो पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजी राजकुमार को कब दिया गया, तो 1661 ईस्वी में दिया गया। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजी राजकुमार को बंबई कब गिफ्ट किया गया, 1661 ईस्वी में। अब राजकुमार जी जो थे वो बोले कि हम बंबई लेकर के क्या करें, खिलौना थोड़े कि हम खेलते रहें। वो बोला कि ठीक है भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप व्यापार करते हो, आप मुंबई ले लो, ये आपका बंदरगाह हो जाएगा और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, आपका अपना बंदरगाह हो जाएगा। वो क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक रकम पर 1668 ईस्वी में यह दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया था दहेज, ये दहेज दिया गया था राजकुमार को। और राजकुमार 1668 ईस्वी में 7 साल बाद बोला कि हम क्या करेंगे इसको लेकर, आप लोग हमको पैसे देते जाओ, आप इससे काम करो। अब आप देखिए कल बाद में मुंबई हेडक्वार्टर बन गया अंग्रेजों का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई हेडक्वार्टर कब बनाया गया, तो मुंबई हेडक्वार्टर बनाया गया 1687 ईस्वी में। तो ये तीनों फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1661 में दहेज मिला, 68 में चला गया ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और मेन हेडक्वार्टर बन गया 1687 में। और बाद में तो आप जानते हैं कि बाद में ये बंगाल को मेन हेडक्वार्टर बना लिया गया था, उस समय इसको बंबई को मेन हेडक्वार्टर बनाया गया। इतनी चीज़ें मुंबई के बारे में, मुंबई से इसका बहुत गहरा नाता, गहरा संबंध रहा। ठीक है, कुछ एक और चीज़ें बता देते हैं आपको। जो पुर्तगाली लोग थे तो उनका इससे मुगलों से भी थोड़ा बहुत पंगा होते रहा, मुगलों से उनका संबंध कभी अच्छा नहीं रहा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो पुर्तगाली लोग थे वो धर्मांध थे। धर्मांध कहने का मतलब आप देखिएगा, जब वो साउथ में आए थे तो बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों को तोड़े थे,
क्योंकि वो ईसाइयत की प्रचार करना चाहते थे। खास करके मुस्लिमों से तो उनका और भी ज्यादा पंगा था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हमारा संबंध सही रहे, और उन्हें मौका तब मिला जब सम्राट अकबर, जो बादशाह अकबर था, वो पुर्तगालियों को इनवाइट किया अपने धर्म से संबंधित विचार प्रस्तुत करने के लिए। ये अलग की चीजें बता रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। ये चीज जब आप कहानी के रूप में किसी चीज को पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा दिन तक वो चीजें याद रहेंगी। पुर्तगालियों को बुलाया किस लिए? कि आओ और धर्म पर अपना मत दो। अब आप समझिए, पुर्तगाली को एक मौका मिला, लगा यार चलो अकबर के पास हम जाएंगे और उनको किसी तरीके से ईसाई में परिवर्तित कर दिए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और इस तरीके से 3 बार 3 अलग अलग दल को पुर्तगालियों के, जो आपके कौन होते हैं चर्च में, क्या बोला, पादरियों को बुलाया गया अकबर के द्वारा, लेकिन तीनों दल अकबर को कन्विंस करने में सफल नहीं हुए। अब यहां समझिए, आपको क्या लगता था, अकबर धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया और पुर्तगाली उसके सिर्फ उसके धर्म बदलने के लिए जा रहे थे? नहीं, इन दोनों का वास्तविक मंशा कुछ और छिपा हुआ था। अकबर का वास्तविक मंशा था कि पुर्तगाली का जो बंदूक सिस्टम है, जो आर्मी सिस्टम है, उसका यूज करें, और ये भी चाहते थे, पुर्तगाली लोग भी चाहते थे कि और ये अकबर का सिस्टम हम यूज कर लें, हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, कुछ ये चीजें मिल जाए। तो ये धर्म के आड़ में ये करना चाहिए। बाद में हुआ कुछ भी नहीं। बाद में जब तीनों दल से कोई फर्क नहीं पड़ा तो अकबर खुद ही 1603 ईस्वी में पुर्तगालियों को बोला। उस समय जो आपके जहांगीर साहब थे, सलीम जिसको कहते हैं, राजकुमार सलीम, वो अकबर से विद्रोह करता रहता था। उसके विद्रोह को दबाने के लिए ये पुर्तगालियों से 1603 में बोला कि भैया हमें बंदूक ये सब दो अपनी, ताकि हम कुछ इसके ये को दबा सके। और उस समय पुर्तगाली इसके मंशा को समझ गया कि अच्छा, इस कारण आप हमारे धार्मिक पादरी को बुलाते थे ताकि आप उनसे ये काम करवा सकें, और पुर्तगाली मना कर दिया। तो ये साइड की चीजें हैं, इसे ध्यान रखें। तो पहला तो पुर्तगालियों का अकबर के साथ भी संबंध रहा। दूसरा संबंध जहांगीर के साथ भी रहा, ठीक है, लेकिन जहांगीर के साथ भी बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, कुछ थोड़ा दुश्मनी, थोड़ा खट्टा मीठा वाला संबंध रहा। लास्ट में आते हैं शाहजहां जी। शाहजहां से तो इनका बहुत ही बुरा संबंध रहा, क्योंकि शाहजहां ही इनको क्या किया, ये हुगली में आक्रमण किए, हुगली में लूटपाट। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हुगली को लूटपाट का अड्डा किसने बना रखा था। तो हुगली जगह को, जो बंगाल में पड़ता है, उसको लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों ने बना रखा था, ये ध्यान रखिएगा। तो वही लूटपाट कर रहे थे। शाहजहां आए, बोले अच्छा हम बादशाह हैं, हम अपनी मैडम के लिए ताजमहल बना दिए और तुम हम ही को लूटोगे। गए और ऐसा लात मार करके भगाए कि बाद में फिर दोबारा पुर्तगाली वहां नहीं आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनका शाहजहां से भी क्लैश हुआ, ठीक है, और शाहजहां से तो अच्छी लड़ाई हुई, पिटा पुटा करके गए हैं ये। तो ये मुगलों से भी इनका संबंध रहा। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हुगली इनका लूटपाट का केंद्र रहा और शाहजहां इनको हुगली में हरा करके भगाया था। ये पूरा का पूरा हमने पुर्तगाली के बारे में समझ लिया, ठीक है, ये चीजों को हमने समझ लिया। और अंग्रेजों का तो आप देख ही लिए कि मुंबई दे दिया दान में, फिर ये मुंबई अंग्रेजों के पास चला गया। चलिए, अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का इंपॉर्टेंस क्या था। भारत में आए तो ऐसा थोड़े है कि सिर्फ वो भारत से फायदा लिए, भारत को भी तो कुछ दिए होंगे, ठीक है, भारत को भी तो वो कुछ दिए होंगे। तो वो भारत में उनका इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत करने का जो योगदान जाता है या श्रेय जाता है, वो पुर्तगालियों को जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये एसएससी रेलवे में तो हमेशा पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले कौन शुरू किया, तो पोर्तुगीज किए, पुर्तगाली किए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रिंटिंग प्रेस तो जर्मनी के लोग शुरू किए थे, ठीक है ना, लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत पुर्तगाली लोग द्वारा किया गया भारत में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप, समुद्री जहाज का निर्माण कला भी इन्हीं से सीखा गया भारत को। इनका एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हमेशा पूछा जाता है, कुछ फसल लेकर आए थे, ये अपने साथ आए ना, तो अपने साथ कुछ एक फसल लेकर आए थे। उस फसल में था तंबाकू, आलू, मक्का, पपीता, काजू, संतरा, लाल मिर्च, अनानास। ये चीजें मुख्य रूप से इतनी चीजें ये लेकर के आए थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से आप देखेंगे पीसीएस के एग्जाम में, ऐसे देखेंगे कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं उगाया जाता था, और उसमें से एक ऑप्शन इसमें से आने का बहुत संभावना रहता है। दे देगा आपको गेहूं, जौ, चावल, और उसके बाद एक दे देगा आलू। अब आलू जब पुर्तगाली आए, अब पुर्तगाली 1498 में आए, तो आलू 1500 के बाद ही आया। तो जब 1500 के बाद आया तो 2300 ईसा पूर्व में कैसे आलू पैदा होगा भारत की तरफ? नहीं होगा ना। तो ये चीज, ये आप ध्यान रखिए। इसके लिए हमने कहीं देखा था, एक बढ़िया ट्रिक बनाया था, मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता में एम ले लो और कोफ्ता, एम से हो गया मक्का आपका, के से हो गया काजू, ओ से हो गया ऑरेंज संतरा, पी से हो गया पपाया पपीता, टी से क्या हो गया, टी से आपका टी से हो गया तंबाकू, टोबैको, ठीक है, और ए से हो गया आलू। इस तरीके से आप ट्रिक से इसको एम कोफ्ता करके याद कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है हमेशा, एक कला का प्रकार है, एक आर्ट का प्रकार है गोथिक कला। उसको क्या बोलते हैं? गोथिक, गोथिक कला। एक गोथिक कला का भी विकास जो है वो पुर्तगीज द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें, ये पुर्तगीज का इंपॉर्टेंस भी है। जिस तरीके से हम अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, ये अंग्रेज यद्यपि बहुत सारा गलत काम किया और भारत को लूट कर लेकर चले गए, लेकिन बहुत सारी चीजें अंग्रेजों की देन भी है। तो हर एक निगेटिविटी के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन होता है। वो देखने के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आजकल में इसके बारे में, क्या कहते हैं, शासक कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अगर राजनीति से हटा दिया जाए तो टीपू सुल्तान को, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि टीपू सुल्तान को फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज जो जितने भी मिसाइलें और रॉकेट आप देख रहे हैं ना, उसका पहली बार बनाने का श्रेय टीपू को ही जाता है, और इसी का टेक्नोलॉजी यूरोप में ट्रांसफर हुआ और बाद में आप देख रहे हैं आज का साइंस क्या है। और टीपू का जो फोटो है वो नासा के म्यूजियम में लगा हुआ। भारत के सिर्फ 2 लोगों का फोटो नासा के म्यूजियम में है, और जिसमें एक टीपू सुल्तान का है। तो ये चीजें भारत की देन थी। अगर हम निगेटिविटी को छोड़ दें, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी। ऐसा नहीं था कि धर्मांध था टीपू, वो भी। तो ये चलिए विषयांतर की बातें हैं। तो बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसे भी हमें ध्यान में रखना है, कहने का मतलब ये है हमारा। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। इसके अलावा एक और चीज आपको बताते हैं। पुर्तगालियों के साथ जब अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज कब आए? 1599 में उनकी एडवेंचरस नाम की कंपनी थी, मर्चेंट एडवेंचर, और 1600 में उनका ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया, और 1608 में कैप्टन हॉकिंस दरबार में आता है समुद्री रास्ते से। ठीक है, वो तो हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो जब उस समय पुर्तगाल के लोग तो थे ही थे, आप ये तो जानते हैं। 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक के पूरा का पूरा ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज का पूरा भरपूर यूज किए, और हिंद महासागर पर एक छत्र राज किए। क्या किए? एक छत्र राज किए, एकदम अकेला बादशाह हिंद महासागर का। अकबर तक उनको टैक्स देता था, ये आप समझ लीजिए। तो जैसे ही 1600 के बाद अंग्रेज आए, तो भाई अंग्रेज आए तो आपको क्या लगता है अंग्रेज इसको ऐसे ही बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। क्या हो गया? लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। और 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ स्वाली, ध्यान रखिएगा। उस समय एक अंग्रेजी जहाज होता है जिसका कैप्टन बेस्ट होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसका कैप्टन का नाम क्या है? बेस्ट, कैप्टन बेस्ट। वो क्या करता है, उसका एक छोटा सा जहाज पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ा को हरा देता है। पहली बार, पिछले 100 सालों में पहली बार ऐसा होता है कि कोई बाहरी शक्ति या कोई दूसरी शक्ति पुर्तगाल को हरा दिया। अब आप समझिए, कोई बाहरी शक्ति आकर के पुर्तगाल को हरा देगा, और मुगल से बहुत बढ़िया संबंध पुर्तगालियों का नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुगल सम्राट इससे प्रभावित होगा या नहीं होगा? कि वाह,
ये जो पुर्तगाल अभी तक के पुर्तगाली लोग बड़ा घमंडी टाइप के हो गए थे। वो कहते हैं ना, जब ताकत और पैसे रुतबा आ जाती है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और वो घमंडी हो जाते हैं। तो वही चीज़ पुर्तगालियों के पास में था। और ये पुर्तगाली किसी को सुहाते नहीं थे, फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। ठीक है, तो अब अंग्रेज इनको हरा दिया। तो जहांगीर उस समय का शासक था, इसको बड़ा वेलकम किया और बड़ा खुश हुआ अंग्रेजों से। बोला वाह यार, तूने तो दिल खुश कर दिया। कौन था उस समय कैप्टन? तो कैप्टन बेस्ट। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी है। पुर्तगालियों को कौन हराया था? तो कैप्टन बेस्ट हराया था 1612 ईस्वी में। तो अंग्रेजों से इनका क्लैश भी हुआ। बाद में दहेज तो बंबई को बाद में दिया गया, पहले तो लड़ाई ही झगड़ा हो गया। ठीक है, और फिर ये तो अंग्रेजों से हो गया। अंग्रेजों के अलावा 1602 ईस्वी में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और डच लोग इधर आए। ठीक है, डच आए। डच भी इनको लगातार हराते रहे पुर्तगालियों को। पुर्तगाली शक्ति जो 100 साल तक के यहाँ शासन की या अपना एक एकाधिकार रखा, वो 100 साल के बाद 1600 के बाद इनकी स्थिति खराब होने लगी। इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। और डिक्लाइन का सबसे पहला श्रेय जाता है डचों को। ये डच शक्तियों के सामने इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? नौसेना थी। पैदल सैनिक का तो कोई मतलब ही नहीं था, नौसेना इनकी ताकत थी। और नौसैनिक ताकत डचों का, डच जो बाद में हम लोग देखेंगे अगला पुर्तगाली शक्ति डच ही होते हैं भारत के, वो डचों के सामने इनका शक्ति फेल करते गया। डच के सामने फेल कर ही गया, अंग्रेज से हार ही गए। धर्मांध थे ही, धार्मिक असहिष्णुता था ही, मंदिर मस्जिद तोड़ ही रहे थे, ईसाइयों में परिवर्तित करवा रहे थे, भारतीय महिलाओं से शादी कर रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे जबरन। तो ये सारी चीजें इनके डिक्लाइन का कारण बनता चला गया। ये सारी चीजें इनके डिक्लाइन का क्या होता गया? कारण बनता चला गया। ठीक है, और इस तरीके से धीरे धीरे पुर्तगाल जो एक महाशक्ति थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। खत्म नहीं कर सकते, कुछ एक हिस्सों में सिमट कर रह गए। और लास्ट तक के वो गोवा, दमन द्वीप, बस यही 2-3 जगहों पर वो सिमट कर रह गए। और फाइनली भारत से 1961 ईस्वी में, कब? भारत से 1961 ईस्वी में भारत से ये वापस गए, वो भी भारत सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद। ऐसे ये जान नहीं रहे थे, भारत सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद 1961 में। तो आप ध्यान रखिए कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला यूरोपीय शक्ति जो भारत आया, पुर्तगाल, और सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति जो भारत से गया, पुर्तगाल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं इसके डिक्लाइन के बारे में। ये आपका डिक्लाइन, इसमें देखिए कुछ एक पॉइंट हमने ऐड किया है। सबसे पहले इन्फेरियर टू डच और इंग्लिश, ये उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, उससे कमज़ोर थे। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ स्वाली में हमने बताया है कि कैप्टन बेस्ट ने 1612 में पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ा को हरा दिया, इसलिए उनकी जो एकाधिकार और महाशक्ति वाली बातें थी वो उनका भरम टूट गया। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस पॉलिसी तो इनकी थी ही खराब, कई टेम्पल को डैमेज किए। उसके बाद हमेशा मुस्लिमों से टेंशन रहता था, हिंदू महिलाओं से विवाह करने की बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। हुगली लूट किया इन्होंने, कब किया था? 1632 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, उस समय शाहजहां का शासक था। 1632 ईस्वी में इन्होंने हुगली लूट किया, लूट सेंटर इनका था, और बाद में शाहजहां इनको भगाया था वहाँ से। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने, ये पूरा का पूरा सिस्टम देख लिया। यहाँ तक के कि 1659 ईस्वी में डच श्रीलंका से भी इनको हरा दिए, पुर्तगाल से, जो भारत के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है ना, यहाँ से श्रीलंका से भी हरा दिए। तो धीरे धीरे बाद में ये बहुत छोटी जगह पे कंसाइज हो गए। अब देखिए, ये तो हमने पुर्तगाल का लगभग सारा का सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट कर लिया। इससे एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी आप किताब देख लीजिए, किताब तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। किताब का तो सेकंड सब्स्टिट्यूट कुछ हो ही नहीं सकता, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ एक और चीज़ है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे हम चाहते तो बाद में बताते, लेकिन अभी ही बता देते हैं। भारत में टोटल इम्पॉर्टेंट मान के चलिए 5 यूरोपीय कंट्री आई, 5 कंट्री आई। सबसे पहला पुर्तगाल, इनके आने का क्रम पूछता है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई, तो एग्जाम में आने का क्रम पूछता है कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया।
और जाने का क्रम पूछता है कि कब गया कब गया कब गया। और ये भी पूछता है कि इनकी कंपनियां, जो इनकी कंपनियां थी वो कब बनी। तो ये 3 तरह का सवाल आता है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। भारत में 5 कौन कौन देश आए, सबसे पहले ये जानिए। पुर्तगाल आए, डच आए, इंग्लैंड आए, ब्रिटेन, डेनिस आए और फ्रांस आए। ये 5 देश आए। कौन आए? 5 देश आए। तो इनको हम शॉर्ट में लिखें, ये आने का क्रम। सबसे पहले पी से पुर्तगाल आए, दूसरा पुर्तगाल के बाद डच आए, तीसरा ब्रिटिश आए, चौथा डेनिस आए और 5वां फ्रांस आए, फ्रांसीसी आए। ये 5 आने का क्रम हो गया। आप आने का क्रम ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद डच, पी डी बी डी एफ, आप इसको ध्यान रखिए। बी बीच में, उसके ऊपर नीचे डी, नीचे एफ, ऊपर पी। कैसे भी करके इसको, इस पी डी बी डी एफ को याद रखिए। बीच में बी, ब्रिटेन, अंग्रेज जो है सबसे ज़्यादा दिन रहा है, तो अंग्रेज को बीच में रख दीजिए, क्योंकि वो ऊपर से भी सेफ, नीचे से भी सेफ, बीच वाले बंदे सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। आप इसको क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जाने में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को नीचे ले आइए। जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में गया, हमने बताया पुर्तगाल 1961 में गया सबसे। अंग्रेज तो 1947 में ही छोड़ दिया भारत, ठीक है। सबसे पहले आया पुर्तगाल, सबसे बाद में 1961 में गया। ब्रिटेन को वैसे ही छोड़ दीजिए, बीच वाला था, बीच में ही रह गया, ठीक है। बता रहे समझ में। उसके बाद फ्रांस जो था, ये फ्रांस को यहां पे ले आइए। ये डच सबसे पहले गया, ये सॉरी डेनिस, यहां पर ध्यान रखना है, डेनिस सबसे पहले गया, पुर्तगाल सबसे बाद गया और डच जहां दूसरे स्थान पर आए थे और दूसरे स्थान पर गए। डच और ब्रिटेन को आमने सामने मिला दीजिए और इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। बस ये हो गया जाने का क्रम। इसका मतलब सबसे पहले डेनिस गए, उसके बाद डच गए, भारत को छोड़े, उसके बाद ब्रिटिश लोग छोड़े भारत को, उसके बाद फ्रांसीसी गया, फिर पुर्तगाल गया। एक और चीज़ आपको बता दें, 1947 में ब्रिटिश भारत छोड़ दिया। इसके 7 साल बाद 1954 में फ्रांसीसी भारत छोड़ दिए और इसके 7 साल बाद 1961 में पुर्तगाल भारत छोड़ दिए। तो ये 7 साल वाला अंतर याद रखिएगा। ये 3 कभी जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आपको ये तो याद हो गया कि ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, ये 3 याद हो गया। और ऊपर में बस याद रख लीजिए कि डच जो है दूसरा नंबर पर आया था, दूसरे नंबर पर चला गया। पहली चीज़ हो गई। कंपनी में तो सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी थी, सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी बनी थी। दूसरा 1602 में डच की कंपनी बनी। 1600 ईस्वी में कंपनी में क्या करना है, दूसरा ब्रिटेन वाला कंपनी बना था। सबसे पहला तो पुर्तगाल का कंपनी, ठीक है। उसके बाद इसको स्थान परिवर्तित कर दीजिए, डच को नीचे लाइए और ब्रिटेन को ऊपर लेकर चले जाइए, क्योंकि ब्रिटेन का कंपनी 1600 में बन गया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बना। उसके बाद डेनिश की कंपनी आई और फ्रेंच की कंपनी 1664 में बनी। कई बार पूछा जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, तो 1664 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। तो ये आप ईस्वीसन ध्यान रखिएगा। तो ये आने का क्रम, जाने का क्रम और इसके कंपनी का क्रम, ये इतनी चीज़ें पूछती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पुर्तगाल शक्ति पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डच के बारे में। डच बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और फिर हम लोग देख लेंगे उसमें अंग्रेज़ों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगे या कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए, जैसे भी बताना है बताइए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बताइए। अगर कुछ ज़्यादा हम डिटेल में बता रहे हैं तो ये भी बताइए, अगले बार से थोड़ा शॉर्ट कर देंगे वीडियो, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।